हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस रिविजनरी सीरीज के सेशन में। हम लोग कर रहे हैं May 24 के लिए सीए इंटरमीडिएट के लिए टैक्सेशन रिविजनरी सीरीज और आज इसका 8th सेशन है। एंड टुडे वी गोना रिवाइज एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। छोटा सा टॉपिक है और बहुत जल्दी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बट उससे पहले आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, जिससे कोई भी ऐसी वीडियो आए आपके सामने, कोई भी ऐसा अगला रिविजन सेशन कोई भी आए तो वो आपका मिस ना हो। ठीक है, तो चलो, फॉर दोज हु आर अनइनिशिएटेड, जिनको नहीं मालूम है कि ये सब क्या चल रहा है, तो ये हमारा इनकम टैक्स का रिविजन शेड्यूल है। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम 1st ऑफ February एंड वी हैव बीन गोइंग ऑन एवर सिंस। और ये हमारा जीएसटी का रिविजन शेड्यूल होने वाला है। 2nd ऑफ मार्च से ये स्टार्ट होगा, 28 मार्च तक ये चलेगा। राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो भी नोट्स मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ये नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोगों को मिल जाएंगे। यू कैन ऑल्सो परचेज माई बुक्स, जहां से आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, चलो सर, लेट्स गेट स्टार्टेड। एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो दो चीजें हैं, एक तो हम लोगों को पढ़ना होगा एग्रीगेशन ऑफ इनकम। अब आपके आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में ये चीज फर्स्ट चैप्टर में दी हुई है। ठीक है, और बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जिनको सरकार प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मनी या अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज ऑफ इनकम जो भी आपके पास होते हैं, उनको आपके हाथ में हायर रेट से टैक्स करती है। ठीक है, तो वी हैव सम सेक्शंस लाइक सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C एंड 69D। तो ये जो सेक्शंस हैं, ये स्पेशल केसेस वाले सेक्शंस हैं। ठीक है, तो क्या हो गया कि टैक्स अथॉरिटीज मे ट्रीट सर्टेन अमाउंट्स एज इनकम इवन इफ नॉट टिपिकली कंसिडर्ड सो। अब ये कौन कौन से हैं, ये आप लोगों का होगा। तो ये कुछ स्पेशल सेक्शंस हैं। असेसी मे बी आस्क्ड टू एक्सप्लेन दीज अमाउंट्स। अब इन सेक्शंस में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो असेसी से कहा जाता है कि भाई बताओ ये सब कहां से आया आपके पास, और अगर असेसी ने कन्विंसिंग एप्लीकेशन नहीं दिया तो जितने भी अमाउंट्स हैं उसको कंप्लीटली इनकम मान लिया जाता है और आपकी बाकी इनकम के साथ उसको एग्रीगेट कर दिया जाता है, मतलब टोटल कर दिया जाता है। इसमें सबसे पहला जो सेक्शन हमारा आता है वो है सेक्शन 68 विच इज कैश क्रेडिट्स। ठीक है, तो कैश क्रेडिट्स का मतलब क्या हो गया, आपके बैंक अकाउंट में कुछ कैश से क्रेडिट किया हुआ है। ठीक है, अब आपने अपने आप से ही अगर कैश में क्रेडिट किया हुआ है, कैश में क्रेडिट करने का मतलब क्या हो गया, मेरे पास सपोज 50,000 रुपए मैं गया और अपने बैंक में मैंने डिपॉजिट कर दिया। अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं एंट्री क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, लेकिन मेरे बैंक स्टेटमेंट में वो अमाउंट क्रेडिटेड दिखाई देगा। तो अगर मैंने खुद ने 50,000 रुपए अपने कैश से निकालकर अपने बैंक में डाल दिया, तब तो आई हैव अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन। वो लोग पूछेंगे भैया 50,000 रुपए तुम्हारे पास कहां से आया, मैं बता दूंगा मैंने माल बेच के कमाया। ठीक है, तो ये मेरा रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है। लेकिन अगर मान लो बैंक स्टेटमेंट में सपोज 1 करोड़ का कैश क्रेडिट दिख रहा है, ठीक है, और उससे असेसिंग ऑफिसर ने आपसे पूछा कि भाई साहब ये 1 करोड़ रुपए कहां से आया, आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता कहां से आया, कोई मेरे को देगा मैं उसको मना थोड़ी करूंगा। तो असेसिंग ऑफिसर भी बोलेगा कि कोई पागल है कि 1 करोड़ रुपए ऐसे ही तुम्हारे बैंक अकाउंट में दे देगा, कुछ ना कुछ तो घोटाला है। ठीक है, या तो तुम इसका रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दो, अदरवाइज आई एम ट्रीटिंग दिस 1 करोड़ रुपीज एज योर इनकम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये वाली जो इनकम है ये आपकी नॉर्मल रेट से टैक्सेबल नहीं होती है, ये बहुत ही हाई रेट से टैक्सेबल होती है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अप्लाइज टू लोन्स, बोरोविंग्स एटसेट्रा रिक्वायरिंग सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फ्रॉम बोथ द पार्टीज। ठीक है, मान लो आपने बोल भी दिया कि 1 लाख रुपए का मैंने लोन लिया है, अपने दोस्त से मैंने लोन लिया है। ठीक है, तो अब आपके दोस्त के पास जाएगा वो असेसिंग ऑफिसर और पूछेगा भाई तेरे पास ये 1 करोड़ कैश कहां से आया जो तूने अपने दोस्त को लोन ले लिया। ठीक है, तो लोन दे दिया, तो दोनों पार्टीज की तरफ से एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन चाहिए, सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन चाहिए। स्पेशल कंडीशंस फॉर क्लोजली हेल्ड कंपनीज रिसीविंग क्रेडिट्स, तो जो शेयर एप्लीकेशन मनी होता है, ठीक है, जैसे कंपनी ने शेयर्स अपने इशू किए, राइट, तो आपको याद है 12th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जो इशू ऑफ शेयर्स वाला, सीए फाउंडेशन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कंपनी अकाउंट्स में जब शेयर्स इशू किए जाते हैं तो शेयर एप्लीकेशन मनी आ जाता है बहुत सारा। तो कई बार शेयर एप्लीकेशन मनी पर भी असेसिंग ऑफिसर सवाल उठा सकता है कंपनीज को लेकर कि भाई साहब ये कहां से आया पैसा। तो कंपनी तो बोल देगी अरे यार मुझे क्या पता, शेयर होल्डर ने दिया है, मुझे क्या करना है, शेयर होल्डर ने अप्लाई किया है तो फिर मैं उसने मेरे को पैसा दिया है। तो असेसिंग ऑफिसर उस शेयर होल्डर के पास जाएगा कि भाई तेरे पास कहां से आया ये वाला पैसा इस कंपनी को देने के लिए। ठीक है, ये उन्हीं केसेस में होता है जहां पर असेसिंग ऑफिसर को शक होता है। ठीक, तो ओनली कंपनीज एक्सप्लेनेशन वोंट बी इनफ, द कंट्रीब्यूटर विल आल्सो हैव टू एक्सप्लेन, जिसने पैसा दिया है वो भी। एग्जेम्पशन फॉर वेंचर कैपिटल फंड्स, कंपनीज रजिस्टर्ड विद सेबी, इनके लिए एग्जेम्पशन हो जाता है। तो ये हो गया सेक्शन 68। ठीक है, ये हो गया सेक्शन 68 कैश क्रेडिट्स। सेक्शन 69 अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो ये उन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करता है जो कि आपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में आपने उसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है। मेरे पास बहुत सारा सोना निकल कर आ गया, मैंने अपनी बैलेंस शीट में गोल्ड इन्वेस्टमेंट दिखाई ही नहीं रखा है, तो वो गोल्ड को मेरी इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है,
तो कंसर्न्स इन्वेस्टमेंट्स मेड बिफोर द असेसमेंट ईयर से पहले अगर कुछ इन्वेस्टमेंट किया तो उसके बारे में रिक्वायर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर एंड सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कि ये सोना खरीदा कहां से खरीदा। सेक्शन 69A अनएक्सप्लेन्ड मनी एटसेट्रा, तो ओनरशिप ऑफ अनरिकॉर्डेड मनी, गोल्ड, ज्वेलरी ट्रीटेड एज इनकम इफ अनएक्सप्लेन्ड। तो एक ही टाइप की चीजें हो गई ये सारी की सारी। तो यहां पर क्या है, अप्लाइज टू पोजेशंस नॉट मेंशन्ड इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, रिक्वायर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर एंड सोर्स ऑफ पोजेशंस, ठीक है। फिर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड, तो एक्सेस अमाउंट स्पेंट ऑन इन्वेस्टमेंट्स और पोजेशंस ओवर रिकॉर्डेड अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम इफ अनएक्सप्लेन्ड। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि सपोज मैंने गोल्ड खरीदा तो 50,000 रुपए का, ठीक है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा दिया उसको 30,000 रुपीज का, तो ये जो 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा मैंने खर्च किया है गोल्ड को लेने पर, इसको इनकम मान लिया जाएगा क्योंकि मैं उसको कम दिखा रहा हूं, सीधी सी बात है। तो कंसर्न्स डिस्क्रिपेंसीज इन रिकॉर्डेड वर्सेस एक्चुअल अमाउंट स्पेंट, रिक्वायर्स एक्सप्लेनेशन फॉर द डिफरेंस। फिर अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अब अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर क्या हो गया ये, कि मनी स्पेंट विदाउट सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑफ सोर्स ट्रीटेड एज इनकम, कि मैंने पैसा खर्च तो कर दिया, मैंने 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, अब सरकार पूछे कि भाई ये 1 करोड़ रुपए तुम्हारे पास खर्च करने के लिए आया कहां से, मैं उसको एक्सप्लेन कर पा रहा हूं, वेरी गुड, नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूं तो उस 1 करोड़ रुपए को इनकम मान लिया जाएगा। Applies to expenditures not explained or inadequately explained, unexplained expenditure not deductible in any income category, ठीक है, ये भी हो गया। आओ जो हम, अच्छा ये जो सेक्शन 69D है इसको आप लोग जाने दे सकते हो, ये बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट की तरह से एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता था, हुंडी, ठीक है, उसके लिए किया जाता था, लेकिन अब इसकी उतनी कोई प्रैक्टिकल रेलेवेंस है नहीं। आप लोगों के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो मोस्टली इन सेक्शन से रिलेटेड आएंगे, या तो कैश क्रेडिट हो गया या तो अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स हो गया वगैरह वगैरह। इन सेक्शन नंबर्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इस सेक्शन को याद रखने की जरूरत है, 115 BBE। वैसे ये वाला सेक्शन भी याद नहीं रखोगे तो चलेगा, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो याद रखने की जरूरत है। अभी आपको एक बेसिकली आइडिया लग गया है कि हमारे पास कितने टाइप के अनएक्सप्लेन्ड सोर्सेज ऑफ इनकम या अनएक्सप्लेन्ड सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर या अनएक्सप्लेन्ड सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, जिसको हमारी इनकम में ऐड किया जा सकता है, हमारी इनकम माना जा सकता है, राइट। तो जो मैं आपको बता रहा था कि इन इनकम्स को हायर रेट पर टैक्स किया जाता है, तो वो हायर रेट है क्या, वो हायर रेट है 60% प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो ये आपका 78% आ जाता है, ठीक है। और इस इनकम के अगेंस्ट ना तो कोई एग्जेम्पशन अलाउ होगा, ना तो कोई अलाउंस अलाउ होगी, ना तो इनके अगेंस्ट कोई सेट ऑफ अलाउ होगा, राइट, ये बात है। एग्रीगेशन ऑफ इनकम हमारा कंप्लीट हो जाता है, हम बात करेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के बारे में, ठीक है। अब ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में ये जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब इसके लिए मैंने आप लोगों को एक दो चीजें बताई थी। एक चीज मैंने बताई थी कि हमें इस चैप्टर में सिर्फ वो वाले लॉसेस चाहिए जो पहले अपने ही हेड के अंदर बाकी किसी सोर्स से सेट ऑफ हो जाए, यानी इंटर सोर्स लॉसेस। उसके बाद अगर कोई लॉस बच जाए तो वो अपने ही साल के अंदर दूसरे हेड से एडजस्ट हो जाए, यानी इंटर हेड एडजस्टमेंट्स, और उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत लॉस बच जाए तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए, ठीक है। तो इन तीनों कैटेगरीज में हम लोग बात करते हैं। इसको भी याद रखने का सिंपल तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सिंपली गो हेड वाइज, ठीक है। हेड वाइज चलो, सबसे पहले इंटर सोर्स, फिर इंटर हेड, फिर आपका कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। अब इसमें भी हेड वाइज चलो, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहला हेड कौन सा है, इनकम फ्रॉम सैलरीज। क्या इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंदर कोई भी लॉस हो सकता है? कभी भी सैलरी में आपको लॉस हो सकता है? सैलरी में लॉस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो सैलरी के लॉस के सेट ऑफ की तो बात ही नहीं आती। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को देखो, हम लोगों ने कितने सारे क्वेश्चंस किए हाउस प्रॉपर्टी में, जहां पर आपके पास मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टीज होती थी, किसी एक में लॉस होता था, दूसरे में प्रॉफिट होता था, उन दोनों को आप सेट ऑफ कर देते थे। तो क्या इंटर सोर्स सेट ऑफ लॉसेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज में कभी भी कोई प्रॉब्लम आई है? कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हाउस प्रॉपर्टी डन। उसके बाद आ जाओ आप पीजीबीपी में। अब पीजीबीपी में आप आराम से, तीसरा हेड तो पीजीबीपी हो गया, पीजीबीपी में भी आप किसी भी बिजनेस हेड का जो, किसी भी बिजनेस का जो लॉस है वो किसी दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर 3 केसेस। एक अच्छा है, 2 बुरे हैं, ठीक है। एक अच्छा कौन सा है? 35AD वाला, वो 14 बिजनेसेस, ठीक है, वो अच्छे बिजनेसेस हैं। तो ये 35AD वाले बिजनेसेस के जो लॉसेस होंगे वो 35AD वाले बिजनेसेस के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होंगे। और 2 खराब वाले कौन से? एक तो स्पेकुलेशन बिजनेस हो गया और दूसरा घोड़ों पर सट्टा लगाने वाला हो गया, ठीक है। तो बिजनेस के हेड के अंदर ये 3 एक्सेप्शंस आ गए। 35AD का लॉस 35AD के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा। और स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, ठीक है। ये वाला डन। चौथा हेड कौन सा है आपका? चौथा हेड है आपका कैपिटल गेन्स। अब कैपिटल गेन्स में क्या हुआ? कैपिटल गेन्स के अंदर आपका जो लॉन्ग टर्म लॉस है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकता, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है। पांचवा हेड आपका कौन सा है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या कभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लॉस आ सकता है? नहीं।
अगर आप ऐसे पांचों हेड वाइज करोगे ना तो आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हमेशा ये चीजें याद रहेंगी, राइट। इंटर सोर्स लॉसेज में और तो कुछ बचा नहीं, इंटर सोर्स लॉसेज में कुछ और बचा नहीं। उसके बाद आ जाओ आप इंटर हेड में, ठीक है। सैलरी हेड के बारे में बात करो, क्या सैलरी हेड में लॉस हो सकता है? नहीं, तो उसके लॉस को सेट ऑफ करने की जरूरत का बात ही नहीं होती। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, क्या हाउस प्रॉपर्टी में लॉस होता है? हाँ, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर हाउस प्रॉपर्टी के किसी प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ होने लायक नहीं है, ठीक है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी, कोई दूसरी हाउस प्रॉपर्टी हमारे पास है ही नहीं जिसके अंदर इतना प्रॉफिट है कि वो किसी और हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को अपने अंदर सेट ऑफ कर सकता है, तो क्या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी दूसरे हेड के अंदर हम एडजस्ट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। 2 लाख तक का कर सकते हैं, ठीक है, ओनली अप टू 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपीज तक का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हम किसी भी और हेड की इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर पीजीबीपी के बारे में बात आई थी, तो पीजीबीपी में मैंने आप लोगों को ओमकारा का एग्जांपल दिया था कि ठीक है, ओमकारा में मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई थी और उसका एक डायलॉग था कि जो लड़की अपने बाप को ठग सकती है वो किसी और की सगी क्या होगी, राइट। तो यहां पर वही मैंने आपको बताया था कि पीजीबीपी में वो जो 3 लॉसेज हैं जो अपने ही सोर्स के अंदर, अपने ही हेड के अंदर किसी और सोर्स से सेट ऑफ नहीं हो रहे, तो वो किसी और हेड के क्या सगे होंगे, राइट। तो ये जो 35AD वाला लॉस है ये किसी और हेड के अगेंस्ट नहीं सेट ऑफ होगा। ये जो स्पेकुलेशन बिजनेस वाला लॉस है ये किसी और हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होगा। ये जो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज वाला लॉस है ये किसी और हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो गई पीजीबीपी की। और मजे की बात सुनो, पीजीबीपी का लॉस सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकता है, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो बड़ा आसान हो जाएगा ना। आप लॉजिकली सोचो, मैंने कोई जॉब ज्वाइन की, मैं नया चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, मैंने जॉब ज्वाइन की और मैंने कहा मैं फ्रीलांसिंग में अपना एक बिजनेस भी सेटअप कर रहा हूं, ठीक है। अपनी पूरी की पूरी सैलरी मैंने लगा दी अपने बिजनेस में और मैंने कहा मेरा तो बिजनेस से बहुत ज्यादा लॉस है और सैलरी के अगेंस्ट उसका मैंने एडजस्टमेंट ले लिया, तो सरकार को तो टैक्स ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बिजनेस का जो लॉस है वो सैलरी हेड की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है, राइट। फिर बात करते हैं हम लोग कैपिटल गेन्स के बारे में। तो अब कैपिटल गेन्स वाला जो लॉस है वो किसी भी और हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कैपिटल गेन का जो लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन्स के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किया जाएगा, राइट। तो इंटर सोर्स हो गया, इंटर हेड हो गया। बात करते हैं कैरी फॉरवर्ड के बारे में। तो नॉर्मली आप ये याद रखो कि नॉर्मली आपको 8 साल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड करने की परमिशन मिलती है, ठीक है। मतलब अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है विच इज टू बी कैरीड फॉरवर्ड तो आप उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो एंड सो ऑन, राइट। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या? पीजीबीपी के अंदर जो हमारे 3 एक्सेप्शंस थे, एक 35AD था, तो 35AD तो अच्छे वाले बिजनेसेस है, तो सरकार कहती है इसका आप लॉस कैरी फॉरवर्ड करो फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। इसमें हम आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा ही नहीं रहे, ठीक है। तो 35AD वाले बिजनेसेस आप सेटअप करो, इसका कोई भी लॉस है आप उसको इनडेफिनिट पीरियड तक सेट ऑफ करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, और दूसरी चीज क्या थी? स्पेकुलेशन बिजनेस। ये तो दोनों खराब चीज है, तो सरकार कहती है इसका लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो सिर्फ 4 साल तक, बाकी सब में 8 साल, बात खत्म, ठीक है। ओल्ड स्कीम वाला सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड आपका खत्म हो गया, राइट। चलो एक बात और, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक बार अगर आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है, सपोज मेरा इस साल हाउस प्रॉपर्टी का 23-24 में हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आया एंड आई हैव कैरीड इट फॉरवर्ड टू द प्रीवियस ईयर 24-25, तो प्रीवियस ईयर 24-25 में मैं उस वाले लॉस को सिर्फ उस साल के हाउस प्रॉपर्टी ही इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर पाऊंगा, ठीक है। मतलब एक बार जब कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया तो आगे आने वाले सालों में वो सिर्फ अपने ही हेड के किसी भी सोर्स के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। इंटर हेड एडजस्टमेंट फिर अलाउड नहीं है और कैरीड फॉरवर्ड लॉसेस, ठीक है। अब हम डिफॉल्ट स्कीम में बात करते हैं। डिफॉल्ट स्कीम में क्या हो गया? इंटर सोर्स, इंटर हेड, कैरी फॉरवर्ड, तीनों सेम चीज है, ठीक है। इंटर सोर्स में आओ, देखो सबसे पहले क्या सैलरी में लॉस हो सकता है? नहीं। क्या हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है? हाँ। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे सोर्सेज से अलाउड है? हाँ। बिजनेस इनकम में आओ, बिजनेस इनकम में आओ, ठीक है। बिजनेस इनकम में पीजीबीपी में हमारे पास ओल्ड स्कीम में 3 एक्सेप्शंस होते थे, ठीक है। 35AD, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज और स्पेकुलेशन बिजनेस। न्यू स्कीम में 35AD के लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, ठीक है। न्यू स्कीम में 35AD के बिजनेसेस का जो लॉस होता है उसका आपको कोई सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलता है, राइट। नॉट इंटर सोर्स, नॉट इंटर हेड, नॉर कैरी फॉरवर्ड, राइट। तो 35AD का अगर आपको लॉस क्लेम करना है तो आपको ओल्ड स्कीम में ही जाना चाहिए, राइट। ये तो हो गई एक प्रैक्टिकल टिप। अब आ जाओ इधर, हम लोग वापस आते हैं। तो पीजीबीपी के अंदर 2 ही लॉसेस के एक्सेप्शंस रह गए अब, एक तो स्पेकुलेशन बिजनेस और एक आपका ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। तो ये दोनों लॉसेस इन्हीं सोर्सेज के इनकम्स के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों इन्हीं सोर्सेज के इनकम्स के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकते हैं। ओनिंग घोड़ों वाला जो लॉस है वो घोड़ों वाली इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होगा एंड सो ऑन, राइट।
कैपिटल गेन्स का एग्जैक्टली सेम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, ये हो गई इंटर सोर्स की बात। इंटर हेड के बारे में बात करते हैं। सैलरी हेड में तो लॉस आ ही नहीं सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आता है। ओल्ड स्कीम में ऐसा था कि आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2 लाख रुपए तक किसी भी और हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। न्यू स्कीम में ऐसा नहीं है। तो न्यू स्कीम में अगर हाउस प्रॉपर्टी में आपको लॉस होता है और कोई दूसरा सोर्स नहीं है प्रॉफिट का हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर, तो यू विल हैव टू कंपल्सरीली कैरी फॉरवर्ड द हाउस प्रॉपर्टी वाला लॉस। ठीक है, पीजीबीपी वाले लॉस में तो नॉर्मल जो लॉस है वो तो आप जो पीजीबीपी का लॉस है वो सैलरीज के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं ही हो सकता, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। स्पेक्युलेटिव बिजनेस और लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ये आपका किसी और हेड के अगेंस्ट हो ही नहीं सकता। ये वही वाली बात हो गई, जो अपने ही हेड के अंदर किसी दूसरे सोर्स से नहीं सेट ऑफ हो सकता, वो किसी दूसरे हेड से क्या ही सेट ऑफ होगा। एंड सेम इज अ थिंग विद कैपिटल गेन ऑल्सो, कि कैपिटल गेन के भी जो लॉस है वो किसी और हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किए जा सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड एग्जैक्टली सेम एज ओल्ड स्कीम एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, 35 AD यहां पर कैरी फॉरवर्ड करने को मिलता ही नहीं है, तो इंडेफिनिट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। बाकी सारी चीजें 8 साल, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज 4 साल और स्पेकुलेशन बिजनेस 4 साल। डन हो गई बात। एंड यहां पर भी वही बात है कि एक बार अगर आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया तो अगले साल वो उसी हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा। ठीक है, किसी दूसरे हेड के अगेंस्ट नहीं। अब देखो इधर, following brought forward losses या depreciation is not allowed to be set off while computing total income under default tax regime। ठीक है, तो brought forward loss from self occupied house property, ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है उसको आप डिफॉल्ट स्कीम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD, इसका भी आप कैरी फॉरवर्ड करके लॉस सेट ऑफ वगैरह नहीं कर सकते। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑन अकाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 और 35 टू AA, मतलब ये कौन से हो गए, साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, तो साइंटिफिक रिसर्च की वजह से अगर आपको कोई लॉस हो रहा है तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ वगैरह नहीं कर सकते हो। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एट्रीब्यूटेबल टू एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(1)(2)A, तो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है इसका भी आपको कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ वगैरह न्यू स्कीम में नहीं मिलता है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आओ देखो। लॉसेस नॉट सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लॉसेस दैट कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट अदर इनकम और कैरीड टू फ्यूचर ईयर्स, कौन कौन से हो गए, लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग, बेटिंग, कार्ड गेम्स एटसेट्रा, लॉस फ्रॉम एन एग्जेम्प्ट सोर्स। ठीक है, तो ये आपका ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम दोनों है, ये जो अदर पॉइंट्स है ये ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम दोनों में। ठीक है, तो आपका अगर कोई गैम्बलिंग, बेटिंग, मतलब इस टाइप की जो कैजुअल इनकम है उससे अगर आपको कोई भी लॉस हो रहा है तो ना तो उसका आपको कोई सेट ऑफ मिलेगा, ना तो उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करने को मिलेगा। और दूसरी चीज, अगर आपकी कोई इनकम एग्जेम्प्ट होती है, जैसे मैं अगर किसी पार्टनरशिप में पार्टनर हूं तो उस पार्टनरशिप के प्रॉफिट का जो भी मुझे शेयर मिलेगा वो मेरे हाथ में एग्जेम्प्ट होगा। क्यों? क्योंकि उस पर पार्टनरशिप टैक्स देती है। तो अगर उस पार्टनरशिप से मुझे लॉस होगा तो जो मेरा शेयर ऑफ लॉस होगा उसका भी कैरी फॉरवर्ड वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, एग्जेम्प्ट सोर्स ऑफ इनकम है। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या होगा, तो सबसे पहले आप सेट ऑफ करते हो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन या कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड करंट ईयर एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग टू द एक्सटेंट अलाउड, ओल्ड स्कीम में। ठीक है, न्यू स्कीम में तो आपका ये न्यू स्कीम में तो साइंटिफिक नहीं, हाँ न्यू स्कीम में भी साइंटिफिक एक्सपेंडिचर अलाउड है। ठीक है, ये दोनों स्कीम्स का है। ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन या उसके बात करोगे तो सबसे पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन या कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, फिर अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, फिर अनएब्सॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, पिछले वाले। तो इस सीक्वेंस में आपको सेट ऑफ एंड लॉसेस करना है। लॉसेस का अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, अगर आप चाहते हो कि लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर पाओ तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्शन 80 कहता है कि 139(3) में 139(3) हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में तो हमारे डिडक्शंस है और उसके अगली क्लास में हम लोग रिटर्न फाइलिंग के बारे में बात करेंगे। तब मैं वहां पर आप लोगों को बताऊंगा कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 139(1) में मेंशन्ड है। ठीक है, कि जिन लोगों का ऑडिट नहीं होना होता उनको रिटर्न फाइल करनी है बाई 31 जुलाई 24, और जिनका ऑडिट होना होता है उनको रिटर्न फाइल करना है बाई 31 अक्टूबर 2024। ठीक है, ये तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स हो गई। सरकार कहती है कि अगर आप अपना रिटर्न लॉस में फाइल करना चाहते हो तो आप लॉस रिटर्न भी फाइल कर सकते हो अंडर सेक्शन 139(3). ठीक है, तो लॉस का रिटर्न आप फाइल कर सकते हो अंडर सेक्शन 139(3), लेकिन लॉस का रिटर्न आपको टाइमली फाइल करना पड़ेगा। टाइम लिमिट्स क्या है, वही 139(1) वाली। फॉर नॉन ऑडिट असेसीज 31 जुलाई, फॉर ऑडिट असेसीज 31 अक्टूबर। सेक्शन 80 कहता है
कि अगर आपको लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको लॉस रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा, और लॉस रिटर्न भी आपको फाइल करना पड़ेगा अप टू द ड्यू डेट्स मेंशन्ड अंडर सेक्शन 139(1). यानी सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो लॉसेस को अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करना है तो यू हैव टू फाइल योर रिटर्न्स आइदर बिफोर 31st ऑफ जुलाई और बिफोर 31st ऑफ अक्टूबर एज द केस में बी। ठीक है, लेकिन अब इसके भी दो एक्सेप्शंस हैं। इसके दो एक्सेप्शंस हैं कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इवन इफ यू हैवंट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, इवन इफ यू हैवंट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम आप इसको फिर भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। दैट्स इट। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग बुक से कर लीजिएगा। बुक परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को सेशन कैसा लगा। आई विल सी यू डे आफ्टर टुमारो। हम लोग डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको सबके साथ शेयर कर दो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।